रमेश एक गरीब मजदूर है जो अपनी पत्नी कमला के साथ एक छोटे से कमरे में रहता है। गर्मियों का मौसम है और तापमान 45 डिग्री को पार कर गया है। रमेश अपने मालिक के यहाँ काम करता है और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो कोई कूलर या एसी खरीद सके। अरे बाप रे, इस गर्मी में तो जान ही निकल जाएगी। पूरे दिन धूप में काम करके आया हूँ, सारा शरीर फट रहा है। अरे आ गए आप, पानी लीजिए। थोड़ा ठंडा है, मैंने मिट्टी के घड़े में रखा था। कमला, हमारे पड़ोसी अंकित भाई के घर में देखा है कितना मजा है। आज उनके घर गया था काम के सिलसिले में। वहां एसी चल रहा था, बिल्कुल ठंडा कमरा, और यहाँ इस छोटे से पंखे के नीचे भी कोई राहत नहीं है। अरे सुनिए, हम गरीब लोग हैं, हमारे नसीब में कहाँ एसी कूलर। छत पर पानी छिड़क दिया है, थोड़ी देर में ठंडक हो जाएगी। हाँ, यही तो दुख है। जिनके पास पैसा है वो गर्मी से बच जाते हैं और हम गरीब लोग बस तपते रहते हैं। अगले दिन रमेश अपने मालिक सुरेश के यहाँ काम करने जाता है। वहाँ भी गर्मी से बेहाल होकर काम करता रहता है। रमेश, जरा पानी लाओ, और हाँ, बगीचे की मिट्टी भी बदलनी है आज। जी मालिक, अभी लाता हूँ। अरे इतनी धूप में काम कर रहे हो, थोड़ा ब्रेक ले लो। नहीं मैडम, काम ज्यादा है, शाम तक खत्म करना है। सुनिए, हमारा पुराना कूलर तो बस पड़ा है गैराज में, क्यों ना इसे रमेश को दे दें। नया तो हमने ले ही लिया है ना। हाँ, ये तो अच्छा विचार है। वैसे भी हम इसे बेचने वाले थे, लेकिन इसे दे देते हैं। शाम को जब रमेश काम खत्म करके घर जाने लगता है, तब अंकित उसे रोकता है। रमेश रुको, हमारा एक पुराना कूलर है, अब तो हमने नया ले लिया है, तुम वो ले जाओ अपने घर। क्या सच में साहब, हमारे लिए कूलर? नहीं साहब, इतना बड़ा उपहार कैसे ले सकता हूं मैं। अरे भाई, पुराना ही तो है, हमारे लिए तो ये कोई काम का नहीं है, तुम्हारे काम आ जाएगा। हाँ रमेश, ले जाओ, इस गर्मी में तुम्हारे काम आएगा। रमेश को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता। वो अंकित साहब का पुराना कूलर लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। कमला, कमला देखो क्या लाया हूं मैं। अरे ये क्या? ये कूलर कहाँ से आया? अंकित साहब ने दिया है। उन्होंने ये नया कूलर खरीदा है तो पुराना हमें दे दिया। हाँ, सच में? अब हमारे घर में भी कूलर चलेगा? कितनी अच्छी बात है। हाँ, अब हम भी गर्मी में थोड़ी राहत पालेंगे। लेकिन रमेश और कमला की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। उन्हें पता चलता है कि कूलर चलाने के लिए बिजली का बिल तो बहुत ज्यादा आएगा, जो उनके बजट से बाहर है। अब क्या करें? इतना बिजली का बिल हम कैसे भरेंगे जी? मुझे नहीं पता था कि ये कूलर इतनी बिजली खाएगा। अब तो समझ में आया कि गरीब आदमी के लिए ये भी एक सपना ही है। हाँ, तो क्या हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? एक काम करते हैं, सिर्फ रात को सोते वक्त थोड़ी देर के लिए चलाएंगे, ताकि थोड़ी ठंडक मिले और हम अच्छी नींद ले सकें। अगले दिन मोहन बिजली विभाग से आता है और रमेश के घर का मीटर चेक करता है। रमेश भाई, तुम्हारे घर में बिजली की खपत अचानक बढ़ गई है। क्या कोई नया उपकरण लगाया है? हाँ भाई, ये कूलर मिला है हमें, लेकिन हम बहुत कम चलाते हैं बिजली के बिल के डर से। अरे ये तो पुराना मॉडल है, बिजली बहुत खाता है। इसे चलाओगे तो बिल 3 से 4 गुना आएगा। तो क्या करें, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। एक उपाय है, मेरा दोस्त इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर काम करता है, वो इसे मॉडिफाई कर सकता है ताकि बिजली कम खाए। थोड़े पैसे लगेंगे, लेकिन फिर हर महीने बचत होगी। सच में? क्या ये संभव है? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। मोहन की मदद से रमेश अपने कूलर को मॉडिफाई करवाता है, जिससे बिजली की खपत काफी कम हो जाती है। अब उसके घर में भी ठंडक रहने लगती है। आहा, कितनी अच्छी ठंडक है। अब तो रात को नींद भी अच्छी आती है। हाँ, और अब बिजली का बिल भी उतना नहीं आता। मोहन ने सच में बहुत मदद की। एक दिन अंकित और सीमा रमेश के घर आते हैं। वाह, कितनी अच्छी ठंडक है यहाँ। आहा, हमारा कूलर तो बेहतर से बेहतर हो गया है। हाँ साहब, मोहन ने इसे मॉडिफाई कर दिया है। अब ये कम बिजली में ज्यादा ठंडक देता है। क्या बात है, हमें तो ये आइडिया नहीं आया। अच्छा, अब तुम लोग आराम से रह रहे हो ना? हाँ साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है। आपने हमारे जीवन में बहुत खुशियां ला दी हैं। इस घटना से रमेश को एक अच्छा बिजनेस आइडिया मिलता है।
साहब, मैंने सोचा है कि मैं अपने जैसे गरीब लोगों के लिए पुराने कूलर और पंखे मॉडिफाई करने का काम शुरू करूं, ताकि कम पैसों में भी लोग गर्मी से राहत पा सकें। बहुत अच्छा विचार है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे कई दोस्त हैं जो अपनी पुरानी चीजें दान करना चाहते हैं। कुछ महीनों में रमेश का छोटा बिजनेस शुरू हो जाता है। वो पुराने एसी, कूलर और पंखे को मॉडिफाई करके कम बिजली खर्च में चलने वाले उपकरण बनाता है और गरीब लोगों को किश्तों पर बेचता है। इसे सिर्फ 4 घंटे चलाओगे तो भी पूरे दिन कमरा ठंडा रहेगा और बिजली भी आधी से भी कम खर्च होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, एक गरीब के घर आया कूलर, कैसे हमारे जीवन को बदल गया। अब हम दूसरे गरीबों की भी मदद कर रहे हैं। हाँ कमला, कभी कभी भाग्य एक छोटी सी चीज देकर हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। इस तरह एक गरीब आदमी के घर आया पुराना कूलर न सिर्फ उसके परिवार के लिए सुख और आराम का कारण बना, बल्कि उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। अब रमेश अपने जैसे कई गरीब लोगों की मदद कर रहा है और एक सफल छोटे व्यवसायी के रूप में अपना जीवन यापन कर रहा है। दिल्ली की एक गली में जहां अमीरी और गरीबी केवल एक दीवार से अलग हैं, वहां एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो समाज के हर नियम को तोड़ देती है। क्या होता है जब एक झाड़ू पोछा करने वाली लड़की अचानक उसी घर की बहू बन जाती है। माँ, अस्पताल का बिल 50,000 रुपए है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन जल्दी करवाना होगा, वरना। बेटी, मैंने जो कुछ था सब बेच दिया। अब तो सिर्फ यही उम्मीद है कि सिंघानिया साहब कुछ पैसे से मदद कर दें। कि बीमारी और घर की माली हालत ने मीरा को मजबूर कर दिया था। 12वीं पास करने के बाद कॉलेज का सपना छोड़कर वो सिंघानिया हवेली में काम करने लगी। ये कौन है माँ? नई नौकरानी? हाँ, राजेश की बेटी है। पढ़ी लिखी है लेकिन मजबूरी में काम कर रही है। तुम अपना काम करो। नमस्ते साहब। पहली नजर में ही अर्जुन को लगा कि ये लड़की अलग है। उसकी आंखों में सपने थे, हार नहीं। उस घर में उसे 3 महीने हो गए काम करते हुए। तुम रोज शाम को क्या पढ़ती हो? साहब, वो मैं कॉलेज की किताबें पढ़ती हूँ। सोचती हूँ कि शायद कभी पढ़ाई पूरी कर सकूँ मैं अपनी। क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। अर्जुन ने मीरा की पढ़ाई में मदद करनी शुरू की, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये दोस्ती प्यार में बदल जाएगी। कुछ समय बाद हवेली के बगीचे में दोनों साथ में बात कर रहे थे, तभी। मीरा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं एक नौकरानी हूँ। मेरे लिए तुम सिर्फ मीरा हो, न नौकरानी, न गरीब, न अमीर। लेकिन प्यार के इस इकरार में वो भूल गए थे कि समाज और परिवार कितना क्रूर हो सकता है। क्या कहा तुमने? नौकरानी से शादी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अर्जुन? माँ, मैं मीरा से प्यार करता हूँ। ये प्यार नहीं, पागलपन है। लोग क्या कहेंगे? हमारी इज्जत का क्या होगा? सुनीता ने मीरा को तुरंत घर से निकाल दिया, लेकिन अर्जुन का प्यार इतना मजबूत था कि वो घर छोड़कर मीरा के पास चला गया। वहीं 6 महीने बाद एक छोटे से मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। अरे आप दोनों अब पति पत्नी हैं। अर्जुन, आपने अपना घर छोड़ दिया मेरे लिए। घर वहां होता है जहां प्यार हो मीरा। शादी के बाद अर्जुन ने अपना छोटा बिजनेस शुरू किया। मीरा ने भी साथ देते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी। ऐसे ही 2 साल बीत गए। अर्जुन, देखो मैंने MBA पूरा कर लिया। मुझे तुम पर गर्व है। अब तो मेरे बिजनेस में पार्टनर बनोगी। मीरा ने सिर्फ पढ़ाई पूरी नहीं की, बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी निखारा। अब वो आत्मविश्वास से भरी एक सफल महिला बन गई थी। 3 साल बाद उनके घर एक कॉल आई और वो दोनों अस्पताल के लिए भागे। सुनीता जी को हार्ट अटैक आया है, उन्हें परिवार की जरूरत है। चलिए माँ जी के पास चलते हैं। मेरा तुम आ गई मीरा। माँ जी, आप मेरी भी माँ हैं। बीमारी के दौरान मीरा ने सुनीता की देखभाल की जैसे अपनी माँ की वो किया करती थी। इससे सुनीता का दिल पिघल गया। सुनीता ठीक होके घर वापस आ गई। मीरा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माँ जी, आपने अपने बेटे की खुशी के बारे में सोचा था, ये गलत नहीं था। माँ, मीरा ने हमारे बिजनेस को इतना बढ़ाया है।
अब हम पहले से 2 गुने पैसे कमा रहे हैं। मीरा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं अपने घमंड में अंधी हो गई थी। माँ, आप देखिए, मीरा के स्किल सेंटर से अब तक 200 महिलाओं को रोजगार मिला है। अच्छा, सच में? जी माँ जी, और मैंने एक और काम किया है। मैंने अपने बिजनेस की 50% हिस्सेदारी अर्जुन के नाम कर दी है। क्या? लेकिन मीरा, ये तुम्हारी मेहनत थी। अर्जुन, हम पति पत्नी हैं। मेरी सफलता आपकी है और आपकी मेरी, लेकिन हाँ, बिजनेस के फैसले मैं खुद लूंगी। अब मुझे समझ आ गया कि मेरे बेटे ने सही चुनाव किया था। मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व है। सुनीता को समझ आ गया था कि मीरा सिर्फ एक अच्छी पत्नी ही नहीं, बल्कि एक सशक्त महिला भी है, जो परंपरा और आधुनिकता को संतुलित करना जानती है। वहीं एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में पूरे परिवार के साथ मीरा थी, जहां उससे वहां मौजूद गेस्ट एक सवाल करते हैं। सुनीता जी, ये आपकी बहू है? सुना है ये पहले आपके घर में काम करती थी। हाँ, और अब ये शक्ति स्किल सेंटर की फाउंडर है। 500 महिलाओं को रोजगार दे चुकी है। लेकिन फिर भी बैकग्राउंड तो नौकरानी का ही है ना? जी हाँ, मैं नौकरानी थी। 50 रुपए रोज की मजदूरी पर काम करती थी, लेकिन आज मेरी कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ है। मैंने ये साबित किया है कि इंसान की जात उसका काम है, उसका जन्म नहीं। मैं किसी से डर कर या शर्मिंदा होकर नहीं जीती हूँ, सिर्फ काम पर ध्यान देती हूँ और काम को ही किस्मत मानती हूँ। यही है मेरी पत्नी की असली ताकत। मीरा के जवाब से पूरा हॉल गूंज उठा। उसके आत्मविश्वास ने सबको न सिर्फ प्रभावित किया, बल्कि प्रेरणा भी दी। मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि मेहनत और हौसले से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आज मीरा सिर्फ एक सफल बिजनेस वुमेन ही नहीं, बल्कि एक आदर्श बहू और पत्नी भी है। उसकी कहानी सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसके काम और चरित्र से होती है, न कि उसकी जात या आर्थिक स्थिति से। जब प्यार सच्चा हो और हौसले बुलंद हो, तो कोई भी रुकावट आपको आपके सपनों से दूर नहीं रख सकती। मीरा की ये यात्रा एक नौकरानी से बहुरानी तक सिखाती है कि समय के साथ रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा जीत जाती है। आंसुओं की कहानी तब शुरू होती है जब एक 10 साल का बच्चा अपने माँ बाप को आखिरी बार देखता है। अर्जुन का गांव बाढ़ में डूब गया था। उसके माँ बाप मलबे में दब गए। वो अकेला रह गया था, बिल्कुल अकेला। 2 साल पहले। माँ, पापा, कहाँ हैं आप? मुझे अकेला मत छोड़िए पापा। राहत कैंप से भागकर वो ट्रेन पर चढ़ गया। कहाँ जा रहा है पता नहीं था, बस भाग रहा था अपने दुख से, अपने अकेलेपन से। ट्रेन उसे शहर ले आई। यहाँ वो सिर्फ एक भूखा डरा हुआ बच्चा था। और आज की तारीख में सुबह का समय है। छोटू, ओ छोटू, 2 चाय और बना, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। जी मालिक, बस अभी आया। 2 साल हो गए थे धीरज चौधरी के ढाबे पर काम करते हुए। पहले दिन जब भूख से बेहाल छोटू यहाँ पहुंचा था, तो मालिक ने सिर्फ इसलिए रख लिया था कि मजदूरी कम देनी पड़ती थी। छोटू के हाथ रोज जलते थे तवे से, आंखें रोज नम होती थी धुएं से, लेकिन पेट की आग से बड़ी कोई आग नहीं होती है। ढाबे की छत पर छोटू अकेला बैठा था। माँ, अगर आप होती तो मुझे भी स्कूल भेजती ना। पापा हमेशा कहते थे, पढ़ाई ही इंसान को बनाती है इंसान। हर रात यही सवाल उसे सताता था। दिन में बर्तन मांजते समय जब वो स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म में देखता, तो उसका दिल छलक जाता। बबली ढाबे पर आती है। छोटू भैया, ये मेरी पुरानी किताब रख लो। मैंने माँ से कहा था कि तुम भी पढ़ना चाहते हो। सच में? मैं भी पढ़ सकता हूँ? हाँ, पढ़ाई सबका हक है। तुम भी जा सकते हो स्कूल। उस रात छोटू ने किताब खोली। आ आ ई ई, ये अक्षर उसे अपने पापा की आवाज में सुनाई दे रहे थे। आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। अगली सुबह वो ढाबे में मालिक से बातचीत करता है। मालिक साहब, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। अरे पागल हो गया है क्या? यहाँ से गया तो खाना कौन देगा? सड़क पर भीख मांगेगा? तो भूखा रह लूंगा मालिक, लेकिन अपने माँ बाप का सपना पूरा करूंगा। वो चाहते थे कि मैं पढ़ूं, कुछ बनूं। मालिक के दिल में कहीं दया जगी। उसने देखा था कि ये बच्चा कितना मेहनती है, शायद उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। छोटू मास्टर जी के ऑफिस जाता है।
मास्टर जी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे पास कोई कागज नहीं है और माँ बाप भी नहीं है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन, लेकिन सब मुझे छोटू कहते हैं। आज से तुम अर्जुन हो। तुम्हारा असली नाम, तुम्हारी असली पहचान। बैठ जा बेटा। उस दिन अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे प्यार से देख रहा है। मास्टर जी की आंखों में वो स्नेह था जो उसने अपने पिता की आंखों में देखा था। कुछ महीने बाद कविता प्रतियोगिता होने वाली थी। अर्जुन, इस बार तुम कविता प्रतियोगिता में भाग लो। मास्टर जी, मैं तो ढाबे का लड़का हूँ, लोग हंसेंगे। बेटा, हुनर की कोई जाति नहीं होती। तुम्हारे अंदर जो दर्द है वो सबसे बड़ी कविता है। और अब अर्जुन मंच पे है। मैं था छोटू, ढाबे वाला, माँ बाप का प्यारा बच्चा था। बाढ़ ने सब कुछ छीन लिया, अकेला बेसहारा कर दिया। तवे की आग, धुएं की सजा, हाथों में छाले, आंखों में आंसू। फिर एक किताब ने दिया सहारा, सपना जगा दिया हमारा। अब मैं अर्जुन हूँ, छोटू नहीं। पढ़ूंगा, लिखूंगा, झुकूंगा नहीं। माँ बाप की आत्मा को दूंगा चैन, बनूंगा इंसान, रहूंगा ना मैं कभी गुमनाम। पूरा हॉल सन्नाटे में था। कई लोगों की आंखें भीग गई थी। अर्जुन जीत गया था, ना सिर्फ प्रतियोगिता बल्कि सबका दिल भी। अर्जुन, आज तुमने हम सब का नाम रोशन किया है। मालिक साहब, आपने मुझे मौका दिया, वरना मैं आज भी सिर्फ छोटू होता। उस दिन के बाद से ढाबे का माहौल बदल गया। मालिक ने अर्जुन की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने का फैसला किया। 5 साल बाद अर्जुन अब कॉलेज पहुंच चुका है। आज अर्जुन बीएड कर रहा है। शाम को वो उसी इलाके में एक छोटा सा स्कूल चलाता है, उम्मीद शिक्षा केंद्र। यहाँ वो उन बच्चों को पढ़ाता है जो कभी उसकी तरह थे। और अर्जुन छात्रों को पढ़ाते हुए कहता है, बच्चों, किताब सिर्फ कागज नहीं होती, ये उम्मीद होती है, सपना होती है। जैसे एक दिन एक छोटी सी किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। सर, आप भी हमारी तरह गरीब थे क्या? हाँ बेटा, लेकिन गरीबी सिर्फ पैसों की होती है, सपनों की नहीं। और सपने ही हमें अमीर बनाते हैं। आज अर्जुन 200 से ज्यादा बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहा है। उसका वो पुराना ढाबा अब अर्जुन शिक्षा संस्थान बन गया है। मालिक धीरज चौधरी अब वहाँ के ट्रस्टी हैं। अर्जुन इमोशनल होकर अपने माँ पापा की तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहता है, माँ पापा, आपका बेटा अब छोटू नहीं रहा। आज वो अर्जुन है जो दूसरों को उम्मीद बांटता है। मैंने आप दोनों का सपना पूरा किया। कभी कभी ये जिंदगी हमसे सब कुछ छीन लेती है, लेकिन एक छोटी सी किताब, एक शिक्षक का प्यार और अपने सपनों पर अटूट विश्वास, ये तीनों मिलकर ना चमत्कार कर देते हैं। छोटू से अर्जुन बनने तक की ये यात्रा सिखाती है कि हालात कितने भी बुरे हों, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चंदनपुर गांव में सुबह की धूप धीरे धीरे फैल रही थी। आज का दिन सामान्य नहीं था। पहली बार इस गांव का कोई लड़का फौज में भर्ती हुआ था। माँ, बिजली कब आएगी? बेटा, 3 दिन से बिल नहीं भरा। कल मजदूरी से पैसे आएंगे तो भरेंगे। अरे पढ़ाई वढ़ाई छोड़, खेत में जाकर काम कर। कब तक हमारी कमाई खाएगा? नहीं पापा, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। सरकारी स्कूल जहां राकेश पढ़ता, वहां की कंडीशन ठीक नहीं थी। तभी मास्टर जी आते हैं। राकेश, तुम्हारी फीस के पैसे कहाँ हैं? सर, अगले महीने दे दूंगा। अरे करीब कितने महीने से यही बात कर रहा है। रोहित, शर्म नहीं आती? राकेश पढ़ाई में सबसे आगे है। बेटा, मैं तुम्हारी फीस भर देता हूँ, लेकिन वादा करो मन लगा के पढ़ोगे। राकेश मास्टर जी को फीस के लिए शुक्रिया अदा करते हुए उनके साथ उनके घर चला गया, जहां मास्टर जी के घर की दीवार पर अलग अलग नौकरियों के पोस्टर लगे हैं। राकेश, तुम इंजीनियर बनना चाहते हो या डॉक्टर? सर, मैं तो बस इस गरीबी से निकलना चाहता हूँ, माँ को खुश देखना चाहता हूँ। देखो बेटा, ये भी एक रास्ता है। सम्मान भी मिलता है, पैसा भी। सर, लेकिन हमारे गांव से कभी कोई फौज में नहीं गया। तो तुम पहले बनो। रास्ता बनाने वाले हमेशा अकेले होते हैं। राकेश घर पहुंचा और अपने फौज में जाने की बात को रखता है। माँ, मैं फौज में जाना चाहता हूँ। फौज में? क्यों बेटा? अरे यहाँ खेत खलियान छोड़कर कहाँ भागेगा? पापा, मैं इस गरीबी में नहीं मरना चाहता, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। अगर तेरा दिल कहता है तो जा बेटा, मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ। अपनी मर्जी कर, लेकिन यहाँ वापस मत आना। गांव के चौराहे पर सारे लड़के इकट्ठे होकर राकेश के इस फैसले पर उसे समझाने में लग गए।
यार राकेश, तू पागल हो गया है क्या? या मजे से रह और आराम की लाइफ जी यार। अरे यहाँ ताश खेल, सिगरेट पी, मस्ती कर, फौज में जाकर क्या करेगा? तुम लोग यहीं बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद करो, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। तू समझता है तू सबसे अच्छा है? नहीं, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूं। राकेश उनके बीच से उठ के निकल गया क्योंकि उन सब की बातें उसको बेबुनियाद लग रही थी। वहां से निकलकर वो अपने बचपन के प्यार पूजा से मिलने पहुंच गया। राकेश, तुम सच में फौज में जाओगे? हाँ पूजा, मैं तुम्हें खुशियों से रखना चाहता हूँ, इस गरीबी में नहीं। मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए, पैसा नहीं। पूजा, अगर मैं कामयाब हुआ तो तुमसे शादी करूंगा, अगर हार गया तो? अगर हार गए तो भी तुम मेरे राकेश हो, मैं इंतजार करूंगी। घर की छत पर राकेश दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। राकेश जानता था कि फौज में जाना आसान नहीं, उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तैयार होना बेहद जरूरी था। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अरे राकेश, क्या कर रहा है? चाचा जी, फौज की तैयारी कर रहा हूं। वाह बेटा, मेरा भाई भी फौज में था, कारगिल में शहीद हुआ था। सच में? आपने पहले क्यों नहीं बताया? कभी मौका नहीं मिला, लेकिन तू अच्छा कर रहा है। मुझे तुझ पर भरोसा और गर्व दोनों है मेरे बेटे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब राकेश अपनी पहली परीक्षा देने जिला मुख्यालय पहुंच गया, जहां हॉल पूरा भीड़ से भरा था। सभी अभ्यर्थी ध्यान दें, यह सिर्फ परीक्षा नहीं, आपकी जिंदगी का इम्तिहान है। भगवान, मेरी मदद करना। यार तू भी यहां, तेरे जैसा गरीब भी फौज में जाने का सपना देखता है। हाँ भाई, गरीबी कोई गुनाह नहीं है। एग्जाम खत्म होने के कुछ महीने बाद ही उसका नतीजा सामने आ गया, जहां राकेश को बहुत बड़ा झटका लगा। राकेश फिजिकल टेस्ट में फेल हो गया। मैं हार गया पूजा, शायद पापा सही कह रहे थे। राकेश, एक बार हारने से कुछ नहीं होता, कोशिश करते रहो। बेटा तुम निराश न हो, अरे पहली बार में कौन पास होता है। पूजा और मास्टर जी से बात करने के बाद वो अपने घर की तरफ जाने के लिए उदास मन से निकल गया। जहां गांव के लड़के उसे ताने मार रहे थे, वो भारी मन से अपने घर पहुंचा। बेटा, उदास क्यों है बेटा? माँ, मैं फेल हो गया, शायद मैं काबिल नहीं हूँ। अरे पगले, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा है, मैं जानती हूँ तू कितना ताकतवर है। लेकिन माँ, लोग ताने मारते हैं। लोग तो उसे ही ताने मारते हैं बेटा जो कुछ करने की कोशिश करता है, जो कुछ नहीं करता है ना, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। माँ के शब्दों ने राकेश को नई ताकत दी। वो पहले से भी ज्यादा अब कड़ी मेहनत करने लगा। वाह बेटा, यही तो जुनून चाहिए। चाचा जी, इस बार मैं जरूर निकलूंगा। बेटा, मैं तुझे अपने भाई का लॉकेट देता हूँ, ये तेरे काम आएगा। राकेश की ये दूसरी परीक्षा थी, वही परीक्षा केंद्र, लेकिन इस बार राकेश पूरी तरह से तैयार है। राकेश कुमार, तुम दोबारा आए हो? जी सर, इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। अच्छी बात है, दिखाओ क्या है दम तुम में। इस बार राकेश ने सभी टेस्ट पास किए, उसकी मेहनत रंग लाई। राकेश का नाम लिस्ट में आ गया था। वो खुशी से उछलता हुआ अपनी माँ को तुरंत कॉल करता है। माँ, मैं सिलेक्ट हो गया, मैं फौजी बन गया। बेटा, तूने मेरा सर ऊंचा कर दिया बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। राकेश, मुझे पता था तुम कर सकते हो। राकेश, आज हमारे गांव का पहला लड़का फौज में जा रहा है। यार राकेश, माफ कर देना, हमने तुझे डिमोटिवेट किया था। कोई बात नहीं मनोज, तुम भी कोशिश करो। यार अब मैं भी फौज में जाने की सोच रहा हूँ। फौज के एकेडमी में कड़ी ट्रेनिंग का दौर शुरू हो गया। राकेश, तुम्हारी बैकग्राउंड देखा है, गरीब घर से आए हो। जी सर, लेकिन अब मैं किसी से कम नहीं। अच्छी बात है, यहां सिर्फ मेहनत देखी जाती है, पैसा नहीं। राकेश की मेहनत देखकर सभी प्रभावित थे। वो बेस्ट कैडेट बना। राकेश ने अपनी पहली सैलरी घर पर भेजी। प्रिय माँ, ये मेरी पहली सैलरी है, अब आपको किसी की मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। राकेश को कहना मैंने गलत कहा था, मुझे माफ कर दे। राकेश की सफलता देखकर गांव के और भी लड़कों में जुनून जागा। यार अब मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मुझे भी राकेश जैसा बनना है। अब तो हर साल हमारे गांव से कोई ना कोई फौज में जाएगा। राकेश छुट्टी लेकर यूनिफॉर्म में पूजा से मिलने जाता है और उससे शादी की बात करता है। पूजा मुस्कुराकर हाँ बोल देती है और घर वाले भी इस रिश्ते से खुश नजर आ रहे हैं।
राकेश अपने घर से निकलकर अपने गांव के लोगों और बच्चों से मिलकर उनको आगे बढ़ने में मदद करता है। और इस तरह चंदनपुर गांव के गरीब लड़के राकेश ने सबको दिखाया कि हालात आपको नहीं, आप अपने हालात को बनाते हैं। आज उस गांव से हर साल फौज में लड़के जाते हैं। राकेश सिर्फ एक सैनिक नहीं, एक प्रेरणा बन गया। कहते हैं ना कि बेटे घर के चिराग होते हैं, लेकिन क्या होता है जब ये चिराग ही अंधेरा कर दे। यह है सुमित्रा देवी की कहानी, एक ऐसी माँ जिसने अपना सब कुछ अपने बच्चों पर न्यौछावर कर दिया। पता नहीं आज राजेश आएगा कि नहीं। कल कहा था आऊंगा माँ, लेकिन नमस्ते मम्मी। अरे अंजलि बेटी, आजा आजा। रोहन कैसा है मेरा राजा? नानी मैं ठीक हूँ, आपको देखने का बहुत मन कर रहा था। अंजलि की आंखों में अपनी माँ के लिए प्रेम था, लेकिन चेहरे पर चिंता की लकीरें भी थीं। वो जानती थी कि उसके भाई अपनी माँ को भूल गए हैं। मम्मी, राजेश भैया और संजय भैया कब आए थे आखिरी बार? 2 महीने हो गए बेटी। राजेश को फोन करती हूँ तो कहता है बिजनेस, संजय कहता है प्रोजेक्ट चल रहा है। ये सुनकर अंजलि का दिल टूट गया। जिस माँ ने अपने बेटों के लिए दिन रात एक किया था, आज वही बेटे उसे अकेला छोड़ गए थे। हेलो भैया, मैं अंजलि बोल रही हूँ। हाँ बोल, क्या बात है? मैं मीटिंग में हूँ। भैया, मम्मी को देखने कब आओगे आप? वो बहुत परेशान हैं। देख अंजलि, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी ही आता हूँ। लेकिन भैया वो अकेली हैं। तो क्या करूँ? तू ही संभाल लेना, मुझे काम करने दे। राजेश को ये नहीं पता था कि पैसा कमाते कमाते वो अपनी माँ को खो रहा है। उसकी आंखों पर लालच का पर्दा इतना मोटा था कि माँ का प्यार दिखाई ही नहीं दे रहा था। संजय भैया। अरे अंजलि आजा, क्या बात है? भैया, मम्मी के बारे में बात करनी है। क्या हुआ मम्मी को? भैया वो अकेली है, आप दोनों भाई कभी मिलने नहीं जाते। अरे यार, वो तो प्रेजेंट डेडलाइन है ना, बाद में चला जाऊंगा। भैया, बाद में कब तक? मम्मी का दिल टूट रहा है। देख अंजलि, हम सबकी अपनी जिंदगी है, मम्मी को समझना चाहिए, तो क्यों इतनी परेशान होती है? संजय भी अपने काम में इतना खो गया था कि उसे अपनी माँ की तकलीफ दिखाई ही नहीं दे रही थी। दोनों बेटे अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। ममता की मूर्ति सुमित्रा का शरीर जवाब देने लगा था। दुख और अकेलेपन ने उन्हें तोड़ दिया था। अचानक सुमित्रा को चक्कर आता है, वो गिर जाती है। मैडम, आपकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, हार्ट अटैक आया है, तनाव और अकेलेपन की वजह से। डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? जल्दी ऑपरेशन करना होगा और बहुत केयर की जरूरत होगी। भैया, मम्मी अस्पताल में है, हार्ट अटैक आया है। क्या? अभी आता हूँ। अब जाकर राजेश की आंखें खुली, लेकिन क्या अब भी वक्त था? अंजलि, मम्मी कैसी हैं? अब याद आई है मम्मी, जब मैंने कहा था तब क्यों नहीं सुनी? यार, हमें नहीं पता था कि... नहीं पता था या जानना ही नहीं चाहते थे? ऑपरेशन सक्सेसफुल है, लेकिन मरीज को बहुत केयर चाहिए। घर ले जा सकते हैं, लेकिन 24 घंटे निगरानी। अब सवाल ये था कि सुमित्रा देवी की देखभाल कौन करेगा। बेटे अपनी व्यस्त जिंदगी में वापस जाना चाहते थे। सुनो, मम्मी जी को यहाँ लेकर आने की जरूरत नहीं है, अंजलि संभाल लेगी। लेकिन प्रिया... लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है बुजुर्गों की सेवा करने का, बच्चों को भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है, अंजलि को बोल देता हूँ। पत्नी के दबाव में आके दोनों भाइयों ने अपनी माँ की जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया। मम्मी, अब आप मेरे ही साथ रहेंगी। बेटे, 6 महीने बीत गए थे। अंजलि दिन रात अपनी माँ की सेवा कर रही थी। स्कूल की नौकरी भी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन दोनों बेटे अभी भी अपनी दुनिया में मस्त थे। अंजलि बेटी, मेरा टाइम आ गया है। नहीं मम्मी, ऐसा मत कहिए। तेरे जैसी बेटी हर माँ को मिले मेरी बच्ची। हो सके तो तेरे भाइयों को माफ कर देना। मम्मी, आप ठीक हो जाओगी मम्मी। सुमित्रा देवी ने अपनी बेटी की गोद में आखिरी सांस ली। जिन बेटों के सपने देखकर वो जिंदगी भर जीती रही, वो उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुए। समाज के सामने दोनों बेटों की कलई खुल गई थी। माँ के अंतिम संस्कार का अधिकार भी उन्होंने खो दिया था। दोनों भाइयों के पास कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है, जिसमें उसकी मम्मी के नाम पर एक वसीयत होती है, जहां सुमित्रा देवी ने अपनी पूरी संपत्ति अंजलि के नाम कर दी होती है। ये गलत है, हम कोर्ट जाएंगे। आप जा सकते हैं, लेकिन वसीयत बिल्कुल कानूनी है। और एक बात, घर के पेपर्स में भी अंजलि का नाम है।
सुमित्रा जी ने 6 महीने पहले ही ट्रांसफर करवा लिया था और एक पत्र आप लोगों के लिए छोड़ गई हैं। मेरे प्यारे बेटो, ये जो अंजलि तुम्हारी बहन लगती है वो दरअसल तुम्हारी सगी बहन नहीं है। अंजलि को मैंने 10 साल की उम्र में गोद लिया था, फिर भी उसने मुझसे इतना प्यार किया जितना तुम सगे बेटों ने नहीं किया। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए भैया, मम्मी को आप दोनों का प्यार और साथ चाहिए था जो आप नहीं दे सके। यार हमने कितनी बड़ी गलती की है। भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अंजलि सही कह रही है। ये था कर्म का न्याय। सुमित्रा देवी ने अपनी जिंदगी में ही ये फैसला कर लिया था कि उनकी मेहनत की कमाई का हकदार कौन है। वही अंजलि ने साबित कर दिया कि बेटी भी बेटे से कम नहीं होती।